लेते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न की। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में मिट्टी के ऊपर क्वेश्चन जरूर से आता है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, या भारत के कौन से हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी में कौन सी फसल पैदा होती है, इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किस तत्व की प्रधानता से होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आयरन। जी हाँ, आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। देखिए, लाल मिट्टी में आमतौर पर नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरिक एसिड, चूना और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन इसमें पोटास बहुत ज्यादा पाया जाता है। पोटास में समृद्ध होता है लाल मिट्टी। इसके पीएच की अगर बात करें तो इसका पीएच मान उदासीन से अम्लीय तक होता है। यह मिट्टी प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांत्रित चट्टानों के अपक्षय से बनती है। भारत में मिट्टी को मोटे तौर पर 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, रेगिस्तानी, वन और पहाड़ी, पीट या दलदली और लवणी या क्षारी। ये कुल 8 प्रकार की मिट्टियां जो है भारत में पाई जाती हैं। तो अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है और भारत के उत्तरी मैदानों और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी की अगर बात करें तो यह मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों से बनती है और कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी की अगर बात की जाए तो यह मिट्टी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनती है और भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी की अगर बात की जाए तो यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है और चाय, कॉफी और रबर की खेती के लिए उपयुक्त है। रेगिस्तानी मिट्टी, यह मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें पानी की कमी होती है। वन और पहाड़ी मिट्टी, यह मिट्टी पहाड़ी और वनाच्छादित क्षेत्रों में पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की होती है। पीट या दलदली मिट्टी की अगर बात करें तो यह मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है और आर्द्र भूमि और दलदल में पाई जाती है। वहीं अगर लवणी या क्षारी मिट्टी की अगर बात करें तो यह मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, ठीक है भाई। इस तरह से 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में आपको हमने बताया। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे आते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, फारूक अब्दुल्ला, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। बात यहीं से कंप्लीट नहीं होती है, आइए आपको और भी बता देते हैं इसके बाद कौन अध्यक्ष बना, ठीक है। तो उन्होंने 1887 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी के बाद रहीमतुल्लाह एम सयानी अध्यक्ष के रूप में सेवा देने वाले दूसरे मुस्लिम थे। तीसरे की अगर बात करूं तो बदरुद्दीन तैयब जी और रहीमतुल्लाह एम सयानी के बाद नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर यह पद संभालने वाले तीसरे मुस्लिम थे। सैयद हसन इमाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले चौथे मुस्लिम थे, ठीक है भाई। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको हम बता रहे हैं, इसको जरूर से नोट करते जाइए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? इसका अनुच्छेद 85(2) में वर्णन है। 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यह शक्ति राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्राप्त होती है। लोकसभा के बाद नंबर आता है राज्यसभा का। राज्यसभा का नंबर पहले आता है क्योंकि राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। तो राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है एक अस्थायी निकाय है, जिसका अर्थ है इसे भंग नहीं किया जाता। मतलब कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से किसको भंग किया जाता है, किसको नहीं भंग किया जाता है, तो लोकसभा को भंग किया जाता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसके हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं और इनकी जगह नए सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब करंट अफेयर्स की अगर बात करूं
तो अभी जुलाई 2025 में राष्ट्रपति ने 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया है। कौन कौन 4 सदस्य हैं, आइए उसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक पूर्व सरकारी वकील और लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे उज्जवल निकम शामिल हैं। उज्जवल निकम वही हैं जो 26/11 मुंबई हमला समेत कई हाई प्रोफाइल मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। इसके अलावा केरल के वरिष्ठ वरिष्ठ समाजसेवी और शिक्षाविद सी सदानंद मास्टर, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार एवं शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को भी राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है भाई, ये हो गई करंट अफेयर्स की बात। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे? ठीक है, करंट अफेयर्स के लिहाज से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। जी हाँ, 1950 में भारत ने जब गणतंत्र दिवस मनाया था तब, और 2025 में हमने जब मनाया तब, दोनों बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे। ठीक है, 26 जनवरी 2025 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, ठीक है, इस बार क्या थे, हमारे मुख्य अतिथि थे। और 26 जनवरी 1950 को जब नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था तो उसमें इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो हमारे मुख्य अतिथि थे। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। जी हाँ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट की तरह वो भी बहुत बहादुर थे। ठीक है, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक महान शासक थे जिन्होंने अपने सैन्य अभियानों से उत्तर और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उनकी विजय और वीरता के कारण उन्हें इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। बार बार एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? अपनी पुस्तक में किसने जिक्र किया है कि समुद्रगुप्त भारत नेपोलियन थे? तो है इतिहासकार बी.ए. स्मिथ। ध्यान रखना, आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और गुप्त वंश के दूसरे शासक थे। उन्हें उनकी महान विजयों के लिए भारतीय नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महापुरुष को भारत का वयोवृद्ध महापुरुष कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को इंग्लिश में अगर बात की जाए तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता और शिक्षाविद थे। वे ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। 1892 में वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, 1892 में। ठीक है, धन का अपवाह, ड्रेन ऑफ वेल्थ से संबंधित क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो धन का अपवाह या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन भारत के संसाधनों का शोषण कर रहा था। ठीक है, 1856 में उन्होंने भारतीय सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक वर्गों पर अपने विचार स्थापित करने के लिए लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया। 1867 में उन्होंने ब्रिटिश फोरम में भारतीयों के विचारों पर जोर देने के लिए ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। इसी में उन्होंने आर्थिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि मेरे भारत के कंठहार किस राज्य का राजकीय गीत है? मेरे भारत के कंठहार ये बिहार का राज्य का राजकीय गीत है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मेरे भारत के कंठहार या मेरे भारत की माला। ठीक है, ये गीत सत्यनारायण द्वारा लिखा गया है और संगीत इसका जो है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक था शिमुक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। शिमुक ने 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच सातवाहन वंश की स्थापना की थी। पुराणों के अनुसार उसने कर्ण शासकों की शक्ति को नष्ट करके बचे हुए शुंग मुखियाओं का दमन करके सातवाहन वंश की नींव रखी। शिमुक को जैन और बौद्ध मंदिरों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। शिमुक राजवंश के मतलब सातवाहन राजवंश के अगर
शासकों की अगर बात करें तो सिमुक हैं, सातकर्णी प्रथम हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी हैं, वासिष्ठीपुत्र पुलमामी है और सातकर्णी ये प्रमुख राजा हुए हैं सातवाहन वंश में। वहीं अगर सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा की बात करें, सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। वह इस वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसने शकों को हराया और सातवाहन साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे वंश की प्रतिष्ठा पड़ी। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि मोरमुगावा बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तट है। ठीक है, मोरमुगाओ जो बंदरगाह है ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर और कौन कौन से बंदरगाह हैं उनके बारे में जान लीजिए। तो कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जेएनपीटी को कहा जाता है, मोरमुगाओ बताई दिया आपको, न्यू मैंगलोर है और कोचीन बंदरगाह ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। वहीं अगर पूर्वी तट की अगर बात करें तो तूतीकोरिन है, ठीक है, तमिलनाडु है, एन्नोर है, ठीक है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और चेन्नई तमिलनाडु, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया और कोलकाता पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है? ये भारत के पश्चिमी पूर्वी तट पर स्थित क्या है? महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं भारत के। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मुद्रा पर रानी की बाब चित्रित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, 100 रुपए पर, 100 रुपीज पर जो है रानी की बाब का चित्र है। ये एक बावड़ी है जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है, पाटन शहर में, सरस्वती नदी के किनारे। इसे 11वीं शताब्दी में राजा भीमदेव प्रथम की याद में रानी उदयमती ने बनवाया था। इसे 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह मारू गुर्जरा वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है 4 स्थलों को। 4 स्थल कौन कौन से हैं और किस वर्ष शामिल किया गया था, आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो 1983 में जो है अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है, आगरा का किला और ताजमहल कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो 1983 में इन 4 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल जयसमंद झील है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, साबरमती। साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? जयसमंद झील है। ठीक है, आइए आपको बताते हैं साबरमती का नाम साबरमती क्यों पड़ा। ठीक है, और जयसमंद झील का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इन सारी चीजों को भी आप जानते रहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसमंद झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यह झील गोमती नदी के पानी को रोक करके बनाई गई है। 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। साबरमती नदी की अगर बात करें तो साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर और सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर के गुजरात में प्रवेश कर खंभात की खाड़ी में गिरती है। मतलब पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है। प्रारंभ में अवाकल नदी के नाम से जानी जाती थी। साबरमती नदी का नाम कैसे पड़ा? तो साबर और हाथमती नाम की 2 नदियां हैं। इन दोनों नदियों की जलधारा के संगम के निर्माण के कारण इसका नाम साबरमती पड़ा। नदी के उद्गम का मूल स्रोत अरावली में स्थित ढेबर नामक झील है। अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती के तट पर बसे हुए हैं। महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आचार्य विनोबा भावे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। इसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जो कि 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना, जिसके लिए भावे ने जमींदारों से अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने का आग्रह किया। ये क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण और बनता है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी।
अगला प्रश्न है कि किस शासक ने सर्वप्रथम तोप और बंदूक का इस्तेमाल किया था? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बाबर। बाबर ने जो है तोप और बंदूकों का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया, जिससे इतिहास ही बदल गया। ठीक है, किसके विरुद्ध इस्तेमाल किया, आइए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो 1526 में जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसमें बाबर ने तोपखाने को शामिल किया था, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी की हार हुई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत की पहली महिला सांसद है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है राधाबाई सुब्बेरायन। राधाबाई सुब्बेरायन, ठीक है। राधाबाई सुब्बेरायन एक भारतीय राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और शिक्षाविद थी। 1938 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुनी गई, जिससे वह भारत की पहली महिला सांसद बनी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? जी हाँ, परमाणु सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी 19वीं सदी की शुरुआत में। जॉन डाल्टन एक अंग्रेज रसायनज्ञ, भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी थे। इस सिद्धांत के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से बने होते हैं और प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी किस बंदरगाह पर उतरे थे? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अपोलो बंदरगाह। अपोलो बंदरगाह कहाँ है मेरे भाई? ये है मुंबई में। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को मुंबई, तब उसको बॉम्बे कहा जाता था, कि अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। उसमें उनका स्वागत एक नायक की तरह किया गया था और उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा भी थी। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे महात्मा गांधी। इस उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा मेरे भाई। गांधी जी ने भारत लौटने के 2 साल बाद बिहार के चंपारण से आजादी की लड़ाई के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। मतलब महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था भारत में, वो था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, 20वां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। G20 से क्वेश्चन आना ही आना है मेरे भाई, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है नवंबर 2025 में जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष हैं और शासनाध्यक्ष हैं, उनका जो शिखर सम्मेलन होना है उसकी अध्यक्षता करेगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किस लिए लॉन्च किया था? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर पर क्वेश्चन जरूर से आएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। भ्रष्टाचार का सफाया, पाकिस्तान का सफाया, आतंकवाद का सफाया, पाकिस्तान में आतंकी संगठनों का सफाया। ठीक है, ऑप्शन इसके बहुत सारे हो सकते हैं, अपने हिसाब से आपको सोच के रखना है। तो हमने जो ऑप्शन लगाया है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, पाकिस्तान में आतंकी संगठनों का सफाया। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का कूट नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने कहा कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। अगला प्रश्न है कि वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए किरण रिजिजू। किरण रिजिजू क्या है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, तो उन्हीं के द्वारा पेश किया गया ये। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारतीय लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। विधेयक में 1923 के मुस्लिम वक्फ अधिनियम को रद्द करने और 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने यह संशोधन बिल पेश किया। विधेयक को 288 के मुकाबले 232 मतों से सदन की मंजूरी मिल गई। इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 का निरसन करने वाला मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया। ठीक मेरे भाई, इतने सारे क्वेश्चन आपको हमने कराए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्नों का लेवल अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा
और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे भाई, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मेरे भाई। बेल आइकन को अगर दबा के रखेंगे, घंटी वाला बटन अगर आप दबा देंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।